तो इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जिसके मौजूदा निकट भविष्य में खत्म होने के, कम होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि हर गुजरते वक्त के साथ ये जंग और तेज होती जा रही है। और इस बीच इस जंग में आग में घी डालने का काम खामनेई के इस ऐलान ने किया है। जंग को लेकर अयातुल्लाह अली खामनेई ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान से जंग को लेकर खामनेई का आधिकारिक ऐलान कि अब हम ये कहते हैं कि आधिकारिक जंग, ऑफिशियल जंग ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो गई है। अब हम यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, आतंकी यहूदी शासन को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, कड़ा जवाब देंगे। इजराइल पर हम कोई रहम नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, और अब उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में लिखा है कि हम जंग का आधिकारिक ऐलान करते हैं। मैं कह रहा हूं कि यह जंग ऑफिशियल हो गई है और अब यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इजराइल पर अब हमारे हमले बढ़ते जाएंगे। ये धमकी, ये चेतावनी खामनेई की तरफ से इजराइल को दी गई है, जो कि भी एक्शंस में नजर भी आ रहा है। बहुत सारी मिसाइलें ईरान की तरफ से भी इजराइल पर दागी गई हैं। तो ईरान और इजराइल की ये जो जंग है, ये कैसे अचानक से बढ़ती चली गई। 5-6 दिन पहले, 6 दिन पहले, आज 6वां दिन है इस जंग का, 6 दिन पहले इस जंग की शुरुआत हुई थी। अब तक क्या क्या हुआ है ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि ईरान और इजराइल की इस जंग में अब तक क्या कुछ हुआ है, किसने क्या किया है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया और इस ऑपरेशन के तहत ईरान पर 200 फाइटर जेट से इजराइल ने अटैक किया। ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स इजराइल के इस ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में मारे गए। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इसके जवाब में शुरू किया, यानी कि इजराइल के राइजिंग लॉयन के जवाब में ईरान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें इस दौरान दागी। फिर उसके बाद अगला दिन क्या हुआ, यानी कि 14 जून को क्या हुआ, यानी कि युद्ध का जो दूसरा दिन था, उस दिन ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर अटैक किया। हमले में इजराइल ने अटैक किया था ईरान के रक्षा मंत्रालय पर, जिसमें ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप 6 मिलिट्री जनरल्स भी मारे गए थे। ईरान ने फिर इसके बाद 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया था। इसके बाद 15 जून को चीजें और एस्केलेट हुई और बढ़ती चली गई और ईरान के 3 गैस ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। इजराइल के हाइफा में रिफाइनरी सेंटर पर फिर ईरान की तरफ से अटैक किया गया। फिर 16 जून को ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला हुआ और ईरान का एक F-35 गिराने का दावा भी सामने आया। फिर 17 जून को ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर, यानी कि जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर पर अटैक ईरान की तरफ से किया गया। 12 मिसाइल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई और इसमें इजराइल के मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह किया और आसपास जितने भी खुफिया एजेंसीज के हेडक्वार्टर थे उन पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। तो ये 6 दिनों की टाइमलाइन है, जो कि मैंने अभी 5 दिनों की टाइमलाइन आपके सामने रखी है और 6वां दिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब दोनों तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और बयानबाजियां भी ऐसी कि एक दूसरे को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें कर रही हैं। उस बीच इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री भी हो चुकी है। तो ईरान इजराइल जंग पर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि इजराइल के पास अभी 12 दिनों के लिए मिसाइलें हैं। इजराइल के पास मिसाइलों की कमी है, इजराइल के पास सीमित संसाधन हैं, ये अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है। और वो कह रही है कि जिस स्पीड के साथ इजराइल अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ऊपर, बहुत ज्यादा होगा तो 12 दिन ये मिसाइलें चलेंगी और फिर इजराइल के पास मिसाइलों की भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि इजराइल के पास सीमित संसाधन हो जाएंगे। लेकिन क्या इजराइल रोकेगा और 12 दिनों के बीच इजराइल क्या करता है और क्या मिसाइलों के मामले में ईरान की ताकत इजराइल से ज्यादा है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और ये चीजें कैसे एस्केलेट हो रही हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड पीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। कर्नल त्यागी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी संसाधनों की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन मैं अमेरिका का रुख आपसे समझना चाह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप बीच में G7 छोड़कर आ जाते हैं, धमकी देते हैं कि तेहरान खाली करो, फिर लंबी लंबी लाइनें उसके बाद लग जाती हैं और अब कह रहे हैं कि हमें पता है कि खामनेई कहां छिपा हुआ है, लेकिन अभी मारेंगे नहीं।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का लेटर और स्पिरिट, अगर इन दोनों को देखें तो उनके लेटर तो बदलते रहते हैं मगर स्पिरिट सेम रहती है। और जो स्पिरिट है वो प्रो इजराइल है और प्रो पाकिस्तान है। ये उनकी स्पिरिट है। और जो सच है, लेटर बदलते रहते हैं। कभी वो कह देते हैं कि खोमेनी का हमें पता है लेकिन अभी हम मारेंगे नहीं, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सरेंडर कर दें, हम उन्हें न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन मैं अपनी जो कूटनीतिक बातें हैं वो भी जारी रखूंगा और मैं एक मौका और दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह की वो चीजें चेंज करते रहते हैं। बट द स्पिरिट इज दैट ही इज विद इसराइल, ही इज अगेंस्ट ईरान। और यही कारण था कि वो G7 की मीटिंग को छोड़ के वहां पर आए। और यहाँ आने के बाद में उनके दो कारण और भी थे। एक ये कि पाकिस्तान के चीफ अमेरिका आ रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और दूसरी बात ये है कि उन्हें इजराइल के बारे में डिसीजन लेना था कि क्या हम जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके लिए अपने B2 बम्बर्स और GBU-57 बम को उसे देंगे। तो ये कारण था। लेकिन अमेरिका की अप्रोच हमेशा से ही और हर देश के साथ में डबल रही है। डबल इन द सेंस कि अफगानिस्तान के साथ कभी वो साथ में है, कभी वो छोड़ के आ जाते हैं। इराक के साथ भी एक समय था, इराक का केमिकल बम के हिसाब से करके खत्म कर दिया। अब ये आवाज उठने लगी कि हम ईरान के अयतुल्ला खोमनी का भी सद्दाम जैसा हाल करेंगे। तो दिस इज ए dual characteristics of Donald Trump. But one thing is certain, and that is this: at present, America is having a little more relationship with Russia. जैसे उन्होंने कहा G7 की मीटिंग में कि अगर 2014 में क्रीमिया के ऑक्यूपेशन के बाद ओबामा ने और ट्रूडो ने, यानी कि अमेरिका और कनाडा ने, रशिया को जो G8 हुआ करता था उसमें बाहर ना निकाला होता तो आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध ना होता। यही कारण है कि इजराइल और ईरान के वर्तमान युद्ध में रशिया डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रहा है, जबकि ईरान ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ बहुत मदद दी थी। और ऐसे ही चाइना ने अलावा अपने एक दो कार्गो प्लेन भेजने के जी जी आप बात पूरी कर लीजिए सर अपनी। जी, ऐसे ही चाइना ने अपने एक दो कार्गो प्लेन भेजने के और दो चार स्टेटमेंट देने के लिए चाइना ने भी कुछ नहीं किया है सर। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पर पहुंचते जा रहे हैं कि अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, ये कोई सुपर पावर, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी, इनकी ओपिनियन मायने नहीं रखती। अगर आप कैपेबल हैं और आप में ताकत है तो आपको अपने एक्शन स्वयं लेने पड़ते हैं। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को बता दी कि हमने मध्यस्थता न मांगी थी, न मांग रहे हैं, न आगे कभी मांगेंगे, जिसके ऊपर दुनिया भर का डिस्कशन चल रहा था। तो और ऐसे ही इजराइल को भी अपनी ताकत पर लड़ना होगा। आज बेशक कह रहे हैं कि उसके पास में 12 दिन की मिसाइल है, लेकिन उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है। उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं, जिन देशों की उसने मदद की है वो देश उसकी मदद करेंगे। आवश्यकता हुई तो हिंदुस्तान को भी इजराइल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता एट द कॉस्ट, मतलब अपने व्यापार की वजह से हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। कोई मुझे ये बताइए कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती, क्या ये देश हैं? ये आतंकी संगठन है। और जो आतंकी संगठन है उनको पैदा किया जाए और बाकायदा प्लानिंग करके किया जाए। इसीलिए इजराइल ने जो कुर्द के कमांडर थे, कुर्द के 10 ठिकाने थे तेहरान में, उनको खत्म किया। और सुलेमानी को भी इसलिए मारा गया था क्योंकि इस कुर्द का काम था कि बाहर के देशों में जाके आतंकी संगठन बनाओ जो प्रो ईरान हो। यानी कि बड़े कमाल की बात है।
आप अपनी पॉलिसी अपने देश की सुरक्षा को तो छोड़िए, दूसरे देशों में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सुलेमानी को मारा गया था। तो मेरा ये कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़नी चाहिए और ये सैद्धांतिक चीज है। अब इसमें अगर व्यापार बीच में आता है तो सर हमें व्यापार की कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी, बट वी मस्ट बी अगेंस्ट टेररिज्म। अदरवाइज ये कहना बंद कर दें कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म। और अमेरिका के बारे में हर जगह जहां बात होती है वहां पे अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने वो कह दिया। भाई अमेरिका की बात की परवाह कौन कर रहा है? अमेरिका तो आज की तारीख में डिक्लाइन होता जा रहा है, और अमेरिका की वजह से जो यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स आज तक काम कर रहे थे, वो ऑर्गन्स करीब करीब नपुंसक हो चुके हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरी जनरल चिल्लाते रहे, कहते रहे, हु विल लिसन टू देम? क्या चाइना ने सुना? क्या फिलीपींस गया था लेकिन वो नहीं सुना? ऐसे ही इजराइल और हमास के युद्ध में क्या किसी ने सुना? तो यूनाइटेड नेशन तो अभी एक देयर इज ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी आवश्यकता है, और वो बनना भी शुरू हो गया है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर बनना शुरू हो गया है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि चाइना और रशिया जब आपस में मिले थे, यानी कि पुतिन और शी जिनपिंग, तभी उन्होंने कह दिया था कि हम आज से न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करते हैं। और इसकी वानगी देखने को मिल गई थी जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, और ब्रिक्स की मीटिंग से पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई हिंदुस्तान इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के बगैर नया वर्ल्ड ऑर्डर हो नहीं सकता। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप इंडिया हैज टू बी देयर। तो चाइना को कहा गया था कि आप अपना ड्रेपसांग और ड्रेमचौक का जो हिंदुस्तान के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे तुरंत खत्म कीजिए, और 24 घंटे पहले वो रिजॉल्व किया गया था। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। और वो जो ब्रिक्स है आज उसकी संख्या वैसे तो 5 ही है, लेकिन आज उसमें 10 देश और चुके हैं। उतनी संख्या जितनी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की है G7 से ज्यादा है। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं एक ब्रेकिंग न्यूज बता के, फिर मैं चलूंगा कर्नल सिरोही के पास। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि ये साफ तौर पर ट्रंप